नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी के 9 फेब की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 40 जीके के सवाल। और इससे पहले प्रथम शिफ्ट का वीडियो डाल दिया था। यदि आपने 9 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। और ये सभी क्वेश्चन पूरे सवाल मिल चुके हैं, 40 में से 40 एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे, क्योंकि आज भी बहुत से सवाल है वो प्रीवियस शिफ्ट और एक्स्ट्रा फैक्ट से रिपीट हुए। तो जिन भी कैंडिडेट का आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है या फिर वो ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको जरूर 100% यहाँ से फायदा मिलने वाला है। और पीडीएफ फाइल 8 फेब की भी ड्यू है। 8 और 9 दोनों फरवरी की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इससे पहले जितने भी एग्जाम है उन सारी पीडीएफ फाइल वहाँ पर अवेलेबल है। और टेलीग्राम चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से ही चैनल ज्वाइन करना, अदरवाइज बहुत से फेक चैनल है। यदि आप सर्च करेंगे तो आपको फेक चैनल है वो मिल सकते हैं, तो लिंक से ही ज्वाइन करना है। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल। तो सेकंड सेट में इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए। इसमें नरेंद्र प्रजापत ने सारे सवाल कॉल पर कंफर्म किए। बाकी इन सभी भाइयों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा और सारे सवाल यहाँ पर मिल चुके हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ या फिर अन्य किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म डाला हुआ है, तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, ग्रुप डी हो गया, तो इनके लिए एक ही पास के अंतर्गत आप सारे मॉक टेस्ट है, कितने भी एग्जाम की तैयारी करें वो सारे मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत 1 वर्ष की वैलिडिटी मिल रही है। और इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट हैं, अन्य जितने भी एग्जाम्स हैं एसएससी वगैरह सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो कंटिन्यू आपका जो पहला सवाल है, एजेंडा 21 रिपीट हुआ एक्स्ट्रा फैक्ट से। इससे पहले आया था आपके कि जो रियो डे जेनेरियो समिट कब हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि उसमें एजेंडा 21 है वो टारगेट किया गया था। तो ये है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा रियो डे जेनेरियो जो अर्थ समिट है उसमें एजेंडा 21 संबंधित है पृथ्वी सम्मेलन से। और इस सम्मेलन में एजेंडा 21 को घोषित किया गया था। ये हुआ कब था? 3 से 14 जून 1992 को हुआ था, ब्राजील के रियो डे जेनेरियो सिटी में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। तो सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है ओडिशा के मयूरभंज जिला है, वहां पर है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है ओडिशा में। भारत के टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहां पर स्थित है जरूर देख लेना। एक बार मैं आपको बता भी देता हूं। जैसे नीलगिरी की बात करें तो ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक में है। नंदा देवी है उत्तराखंड में। गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु में। नोकक वाला ये मेघालय में है। सुंदरबन ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। मानस असम में हो जाएगा। शिमलीपाल जो पूछा गया था उड़ीसा में। और बात करूं दिहांग दिबांग की तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी है ये आपके मध्य प्रदेश में है। अचान कमार अमरकंटक कहाँ पर? ये भी एमपी और छत्तीसगढ़ में है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश में। कंचनजंगा है ये सिक्किम में है। और अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, पूछा हुआ एग्जाम में, केरल और तमिलनाडु है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार है, डिब्रू सैखोवा असम में है। और बात करूँ यहाँ पर शेषाचलम हिल्स है ये आंध्र प्रदेश में है। और पन्ना है मध्य प्रदेश में। तो ये सभी टोटल आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है। अगला सवाल है कि मधुबनी जो पेंटिंग है वो किस राज्य में प्रचलित है। सभी को पता होगा बिहार की है, जो मिथिला क्षेत्र है। स्पेशली इससे पहले एग्जाम आया था एनटीपीसी में कि बिहार और नेपाल की प्रमुख पेंटिंग कौन सी है, तो उसमें मधुबनी करेक्ट था। आज फिर घुमा के पूछ लिया, यहाँ पर उल्टा पूछ लिया। तो इसका प्रचलन बिहार की मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के जनकपुर क्षेत्र में है ये प्रचलित है। रोलेट एक्ट किससे संबंधित है, तो उसमें आपके आंसर था कि इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजी सरकार जब चाहे, जिसको चाहे और जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए, बिना कोई कोर्ट मुकदमा चलाए जेल में रख सकती है भारतीयों को। तो ये रोलेट कानून था, इससे पहले एग्जाम आ चुका है। तो ये ऑप्शन था जो आपको करेक्ट करना था। 1919 में ये एक काला कानून आया था जो पारित हुआ था, जो भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं उनको कुचलने के उद्देश्य से ये निर्मित हुआ था। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उनकी मृत्यु है वो किस युद्ध में हुई थी या फिर कब हुई थी? सन आपके ऑप्शन में दे रखा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ये 1858 में। कब? 1858 आपको करेक्ट करना था। 18 जून 1858 को हुई थी। और ये 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना है। इनसे पहले तो बात करें प्रथम शहीद वीरांगना कौन थी 1857 क्रांति की, तो वो थी रानी अवंतीबाई लोधी थी। इनका मूल नाम यदि आपको एग्जाम में पूछ ले तो आप क्या करेंगे? मणिकर्णिका तांबे। जन्म इनका हुआ था 1828 में। जीवन साथी का नाम इनका गंगाधर राव नेवलाकर है। ये इससे पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है।
अगला सवाल देखिएगा, सवाल पूछा गया है, देशों को एक साथ काम करने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट करने हेतु राष्ट्र को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा WCED का गठन हुआ था। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर आपको पूछा गया है WCED की फुल फॉर्म। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसका अन्य नाम है ब्रंटलैंड आयोग, या फिर कह सकते हो ये पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग है, जो कि 1983 में ये गठित हुआ था। एक सवाल पूछा गया है, भारतीय संविधान है जो संविधान में सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष है, वो कहाँ पर उल्लेखित है? तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहाँ पर प्रियम्बल है, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द है। ये सेकुलर की परिभाषा वहाँ पर एक तरीके से उल्लेखित किया गया है। और ये कब जोड़ा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द आपको पता होना चाहिए जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये पद निरपेक्ष कहो, धर्मनिरपेक्ष कहो, ये जोड़ा गया है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। किस में? प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आपको प्रियम्बल करेक्ट करना था। यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा, 2019 में जो स्पेशल ओलंपिक हुए हैं, जो समर गेम्स हुए हैं, वो कहाँ पर हुए हैं? तो 2019 का समर वर्ल्ड जो गेम हुए हैं स्पेशल ओलंपिक के, वो हुए हैं यूनाइटेड अरब अमीरात में, UAE में हुए हैं, यानी संयुक्त अरब अमीरात का जो अबू धाबी सिटी है वहाँ पर आयोजित किए गए थे। इससे पहले जो विंटर वाले स्पेशल ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? वो ऑस्ट्रिया में हुए थे। नेक्स्ट में देखिए, ब्रह्मा समाज की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी, या फिर बात करूँ ब्रह्मा समाज की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो बंगाल आपका करेक्ट हो जाएगा, कलकत्ता में ये हुई थी। और 1828 में ब्रह्मा समाज को राजा राममोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर ने स्थापित किया था। तो आपको बंगाल करेक्ट करना था। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए हैं? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी सवाल है। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती हैं? जो भी अणु हैं उसमें कितने परमाणु रहते हैं? जैसे कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है संरचना में, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? तो ऑटोमेटिसिटी हो जाएगी 2। तो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2 है और परमाणुकता या फिर ये 2 है। इस प्रकार आपको पूछा गया था फास्फोरस की कितनी है, तो ये P फॉर्म के रूप में रहता है, तो P4 है। तो इसमें 4 हो जाएगी एटोमिसिटी या फिर परमाणुकता फास्फोरस की। अब देखिए एग्जाम में बहुत बार सल्फर का पूछा जाता है, तो कितने परमाणु रहते हैं? S8 के फॉर्म में रहते हैं, तो इसकी परमाणुकता 8 हो जाएगी सल्फर की। परमाणुकता क्या होती है? कोई भी अणु है उसकी संरचना में प्रयुक्त जितने भी परमाणु हैं वो उसकी परमाणुकता कहलाती है। तो फास्फोरस की P फॉर्म 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल पूछे गए हैं, पौधों में पानी का परिवहन किस टिश्यू उत्तक के द्वारा किया जाता है? रिपीटेड इजी सवाल है बहुत ही। जाइलम के द्वारा, जो जाइलम टिश्यू है उसके द्वारा पौधों में पानी का परिवहन है वो नीचे जड़ से लेकर पत्तियों तक रहता है। जाइलम में पानी और पोषक तत्वों की आवाजाही है वो एक दिशीय रहती है, जड़ से पत्ती की ओर ऊपर की ओर एक दिशा में रहती। तो एग्जाम इससे पहले स्टेटमेंट से पूछा हुआ सवाल है, जाइलम और फ्लोएम से संबंधित गलत कथन कौन सा? जहां पर दिया गया था कि जाइलम है वो द्विदिशीय होता है, दोनों तरफ ये ज्यादा आवागमन रहता है, लेकिन इसका एक तरफ ही रहता है। और फ्लोएम है ये जरूर द्विदिशीय होता है, जो भोजन के लिए परिवहन करता है। अगला सवाल देखिएगा, असहयोग आंदोलन है जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये लॉन्च हुआ था 5 सितंबर 1920 को। मतलब शुरुआत कब हुई थी? 1920 को हुई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कब इसको महात्मा गांधी जी ने समाप्त कर दिया था, हिंसा हो गई थी। तो चोरी चोरा कांड है वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उसके कारण बाद में इस महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। पूछा था कब हुआ था? 1920, आपको सन दे रखा था। भारतीय सरकार का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा है? तो ये अंतर्ग्रह मिशन आपको पूछा है। भारत सरकार का प्रथम जो इसरो का है, तो MOM हो जाएगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो लॉन्च हुआ था ये मंगलयान 5 नवंबर 2013 को। और ये मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कब किया था? तो ये ऑर्बिटल इंसर्टन हुआ था 24 सितंबर 2014 को। डेट पूछ ले इसकी MOM की, मार्स ऑर्बिटर मिशन की, तो ये 5 नवंबर 2013 है। और रॉकेट PSLV C-25 है और पहले ही प्रयास में भारत ने ये सफलता हासिल कर ली थी। एक सवाल पूछा गया है कि इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो ये कुछ ऑप्शन, 2 ऑप्शन मिले, अन्य क्या ऑप्शन थे कमेंट करके बताना जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था आज। फुल फॉर्म ऑफ ATM है, तो ये
इससे दो सवाल पूछे गए हैं, एक तो एटीएम की फुल फॉर्म है, एक ईवीएम की फुल फॉर्म पूछी गई है। एटीएम की क्या हो जाएगी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम की हो जाएगी। दोनों ही इससे पहले आ चुके हैं, ये जैसी दो फुल फॉर्म आपको पूछी गई थी। अगला सवाल, रूस के सहयोग से किन दो इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई थी, रिपीटेड सवाल है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो ये ऑप्शन में दो दो इस्पात संयंत्र दे रखे थे, दो दो के कॉम्बिनेशन में, तो आपको पता होना चाहिए भिलाई और बी दोनों ही, भिलाई और बोकारो। तो ये दो इस्पात संयंत्र है जिसकी स्थापना है वो रशिया के सहयोग से हुई थी, भिलाई की और बोकारो स्टील प्लांट की हैं। ये रशिया के कोलैबोरेशन से स्थापित हुए हैं। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। ये 1959 में स्थापित हुआ था। बोकारो झारखंड में है, जो 1966 में प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी ने इस प्लांट। और अगला सवाल देखिए यहाँ पर 1983 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ उसमें भारत के कप्तान, इजी सवाल है, कपिल देव हो जाएगा। अब देखिए कपिल देव को अन्य किस नाम से जानते हैं, हरियाणा हरिकेन के नाम से भी इनकी उपाधि मिली है। 2011 में कप्तान कौन थे, ये दो वर्ल्ड कप जो भारत ने जीते, 11 में जीता था एक MS धोनी थे। 1983 में जो भारत का वर्ल्ड कप हुआ था, फाइनल मैच किनके मध्य हुआ था, तो वेस्ट इंडीज और भारत के मध्य खेला गया था 25 जून 1983 को लॉर्ड्स में। अगला सवाल देखिएगा, सवाल पूछा गया है कि MOM जो भारत का मंगल ग्रह मिशन था, तो इसके बाद इंटरप्लेनेटरी मिशन पर योजना बना रहा है। तो मंगल ग्रह जो MOM मार्च ऑर्बिटर मिशन है, मंगलयान है, उसके बाद भारत कौन से अन्य ग्रह पर एक इंटरप्लेनेटरी मिशन पर योजना बना रहा है, तो ये ऑप्शन थे। इसके अकॉर्डिंग आपका विनर्स करेक्ट हो जाएगा। 2024 तक इस मिशन को लॉन्च करने की भारत की योजना है। वैसे बात करूँ, सेकेंड जो इंटरप्लेनेटरी मिशन भारत के द्वारा प्लान किया जा रहा है वो भी मार्स पर है, MOM-2 है। और बात करूँ चंद्रयान 2 के बाद इसरो ने कहाँ पर कौन सी मिशन की शुरुआत की है, तो इसरो ने सौर मिशन है, सोलर मिशन हो जाएगा, आदित्य L1 की शुरुआत की थी। आदित्य L1 है, ये किसके अध्ययन के लिए, सूर्य के अध्ययन के लिए। सूर्य का जो कोरोना रहता है, आउटर लेयर रहती है, उसके अध्ययन के लिए 2022 में ये लॉन्च होने की योजना है। इनमें से कौन सा अलग है, ये ऑप्शन दिए गए थे, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड और CD-ROM। तो यहाँ पर आई थिंक आपके कीबोर्ड करेक्ट होना चाहिए। देखिए कंप्यूटर में दो प्रकार के हार्डवेयर होते हैं, ये सभी हार्डवेयर ही आप देख पा रहे हो, एक तो इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। तो ये आपके इंटरनल जो अंदर वाले रहते हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया, ये सारी मेमोरी अंदर ही रहेगी, CD है, CPU के अंदर ही रहती है, कीबोर्ड ये बाहर रहता है। तो एक्सटर्नल कौन से हैं, जो बाह्य कौन से, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर है। तो आई थिंक ये करेक्ट होगा। बाकी अन्य कोई लॉजिक पता तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो ये यदि आप रीजनिंग में काउंट करते तो एक सवाल वो वाला था आपके, जो दो फुल फॉर्म मैंने बताई थी, एक तो EVM की पूछी गई थी, एक ATM की पूछी गई, दोनों ही अलग अलग सवाल थे। तो ये आप काउंट कर सकते हो, 40 हो जाएंगे आपके टोटल। अगला सवाल देखिए, 2014 में किस भारतीय को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था, तो शांति का नोबेल प्राइज है ये कैलाश सत्यार्थी को बता भी चुका हूँ, इजी सवाल है। 2014 में दो जनों को संयुक्त रूप से मिला है, मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान से हैं, इनके साथ साथ कैलाश सत्यार्थी को जो शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। और इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी सत्यार्थी ने 1980 में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी जितने भी भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है जरूर देख लेना, सवाल बन रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो प्रथम भारतीय नोबेल प्राइज जीता था, इन्होंने 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रचना के लिए। फिर चंद्रशेखरन वेंकट रमन ने 1930 में भौतिकी का, हरगोविंद खुराना ने चिकित्सा का जीता था, मदर टेरेसा शांति का। इनका कौन सा सन है ये भी आपको देखना है, तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल्पना चावला जिस अंतरिक्ष यान से जो स्पेस शटल था उसका नाम पूछा है, कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई, उसका नाम है वो है कोलंबिया, करेक्ट हो जाएगी। ये 1997 में गई थी और 2003 में यहाँ पर इसकी दुर्घटना हो गई थी कल्पना चावला और साथ ही साथ अन्य जो 7 क्रू मेंबर्स थे वो इस स्पेस शटल कोलंबिया की डिजास्टर आपदा में मृत्यु हो गई थी दुर्घटना से। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला है कल्पना चावला। अगला सवाल ये भी रिपीटेड है, 1911 में मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया है वो स्मारक किसके स्वागत में बनाया गया था, बता भी चुका हूँ बहुत बार, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के प्रथम के आगमन पर, भारत आगमन पर। तो जॉर्ज पंचम आपके ऑप्शन में था, उनके आगमन पर 1911 में मुंबई सिटी में गेटवे ऑफ इंडिया का जो स्मारक है वो निर्माण किया गया था। तो ये आपके हो जाएगा। वास्तुकार पूछा जाता है बहुत बार इसका, तो जॉर्ज विट्टेट आपको करेक्ट करना होता है। और कौन सी शैली में है, NTPC में आ चुका, तो इंडो सारासैनिक शैली में ये निर्मित है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल पूछा गया यहाँ पर, पहली बार भारत में पैसेंजर रेल किनके मध्य चली है, इजी और रिपीटेड सवाल है। ये 1853 में चली थी, बॉम्बे से ठाणे के मध्य जो ऑप्शन में था, और 34 किलोमीटर की दूरी ये पहली यात्री ट्रेन थी ये तय की थी। तो ये डिस्टेंस याद रखना है। कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को। एक सवाल पूछा गया है,
जो केमिकल रिएक्शंस है, रासायनिक अभिक्रिया हैं, उसमें ऑक्सीकरण का क्या मतलब रहता है। ऑक्सीकरण का हो जाएगा ऑप्शन में ईजी सवाल, बिल्कुल ईजी ऑप्शन थे कि ऑक्सीजन का संयोग होगा या फिर हाइड्रोजन हटेगा, तो वही आपको करेक्ट करना था। तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता। यदि थोड़ा सा टफ दे देते तो इसका ये हो जाएगा कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्व है उसका योग होगा। किसका? विद्युत ऋणी तत्व का ऑक्सीकरण में, या फिर ऑक्सीजन का योग विद्युत ऋणी तत्व का योग हो जाएगा, या फिर हाइड्रोजन या कोई विद्युत धनी तत्व का निकलना, वो भी एक ऑक्सीकरण हो जाएगी। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, इसमें उल्टा पूछा गया था कि क्वाशियोरकर रोग है किसकी कमी से होता है, तो आप कहेंगे प्रोटीन की कमी से होता है। साथ ही साथ जो मरस्मस रोग है ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। इससे पहले भी एग्जाम आ चुका है। एक सवाल ये पूछा गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजाति के लिए एकीकृत जनजातीय विकास के संवर्धन हेतु अलग से उप योजना बनाई गई थी। तो ये योजना जो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च हुआ था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, नाइक अपाचे रॉकेट का प्रक्षेपण कब किया गया था? नाइक अपाचे जो रॉकेट है उसका प्रक्षेपण किया गया है, जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 1961 आपके ऑप्शन में था, जो भी 1961 करेक्ट हो जाएगा। लास्ट फ्लाइट ये 1978 में हुई थी। तो ये नाइक अपाचे जो रॉकेट है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा नासा के द्वारा विकसित है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पीसी पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर में आपके ये मेन फ्रेम हो जाएगा, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप है, ये सभी पर्सनल कंप्यूटर है। जीपीएस के द्वारा पृथ्वी का एक पूर्ण कक्षा में चक्कर लगाने के लिए जो अनुमानित समय है वो कितना रहता है? तो लगभग 12 घंटा रहता है, बाकी 11 घंटा और 58 मिनट एग्जैक्ट है। तो 12 घंटा आपके ऑप्शन में था, जो करेक्ट करना था। जीपीएस सैटेलाइट के लिए एक चक्कर लगाता है पृथ्वी की 12 घंटे में। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा समूह कशेरुकी जो वर्टिब्रेट है वो नहीं है? कशेरुकी में ये ऑप्शन दिए गए थे, तो प्रमुख 5 ग्रुप बता देता हूँ जो वर्टिब्रेट है, कशेरुकी है। एक तो आपके मछली है, फिशेज हो गई, फिर जो एम्फीबियन है, उभयचर हैं, और ये आपके रेप्टिलिया हैं जो सरीसृप हैं, पक्षी हैं, और अपन जो मैमल्स वगैरह आते हैं, तो ये सभी तो कशेरुकी हैं, वर्टिब्रेट होते हैं। इसमें पूछा था कौन सा नहीं है, तो मोलस्का आपके बिल्कुल इनवर्टिब्रेट है, मोलस्का नहीं है। कशेरुकी तो मोलस्का करेक्ट करना था। बाकी बर्ड्स हैं, एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल्स हैं, या फिर बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये सभी कशेरुकी में आते हैं। और जिनका शरीर, देखिए एक इससे पहले एग्जाम आपके सवाल आया था कि कौन सा कशेरुक है जिनके शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं, तो शरीर उपास्थि से होता है, वो कशेरुक केवल और केवल शाक हो जाएगा। ऐसा कशेरुक है जिनका शरीर में हड्डियां नहीं होती है, तो उसका पूरा जो कंकाल रहता है वो किससे बना हुआ रहता है? तो उनका जो स्केलेटन कंकाल है वो उपास्थि से बना हुआ होता है। अगला सवाल, किस शाखा के अंतर्गत फल, सब्जी, अनाज, फूल और पौधों की कृषि का अध्ययन होता है? तो सभी की जो खाद्यान्न हो गए या फिर वो अखाद्य हैं, इन सभी के लिए जो जितनी भी फसल हैं उनके अध्ययन के लिए जो ब्रांच रहती है वो हॉर्टिकल्चर है, जिसमें फल हो गया, मतलब खाद्य जो जितनी भी फसलें हैं, जैसे खाद्य की बात करूँ तो कौन सी हो जाती हैं? तो फल, सब्जी, अनाज है, ये खाद्य फसलें। अखाद्य में आपके फूल, पौधे, ये सारे ही एक साथ हॉर्टिकल्चर में अध्ययन किया जाता है। और आपको पूछ लें कि सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान की शाखा कौन सी, तो आप कहेंगे वो है ओलेरिकल्चर, शाक्य विज्ञान। एक सवाल पूछा गया, कौन सा यूनाइटेड नेशंस का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता? तो विश्व व्यापार है, व्यापार के लिए ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। 164 इनके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट वन देखिए, आपको पूछा गया है जो संघात्मक शासन व्यवस्था है इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है संविधान के दौरान एक तो संविधान की सर्वोच्चता होगी इसमें, और संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और जितने भी राज्य इकाई हैं इनकी सरकारों में शक्ति का विभाजन है। फिर देखिएगा कौन से राज्य हैं जो देश की 1/3 चीनी का उत्पादन करता है, मतलब सबसे ज़्यादा चीनी जो शुगर है उसका उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में होते हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों होता है? क्योंकि शुगर केन जो गन्ना है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, अग्रणी राज्य है यूपी। कितनी जनसंख्या से ज़्यादा वाले शहर है वो मेगा सिटी में आते हैं? तो मेगा सिटी में आते हैं 10 मिलियन जो जनसंख्या है, 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाले सिटीज़ है वो मेगा सिटी के अंतर्गत आते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फैक्ट है, कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया था एनटीपीसी में कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी 2016 की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले भारत की कितने मेगा सिटी होने वाली हैं? तो उसमें सवाल में भी दे रखा था कि 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले मेगा सिटी, मतलब मेगा शहर के लिए कितने मिलियन जनसंख्या से अधिक होनी चाहिए? 10 मिलियन से अधिक हैं, तो 7 मेगा सिटी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
होने वाले हैं। अभी वर्तमान में भारत के 5 मेगा सिटीज़ है जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। आने वाले शिफ्ट में आ सकता है कौन से नहीं है, कौन से है, तो 5 कौन से, मुंबई है, सबसे अधिक जनसंख्या नई दिल्ली की है टोटल, उसके बाद मुंबई की है, फिर कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई है जो मेगा सिटीज़ हैं। और यहाँ पर बताया कि 2030 तक 7 हो जाएंगे, तो 2 कौन से होने वाले, तो 2 होने वाले हैं हैदराबाद और अहमदाबाद। 2030 तक 10 मिलियन का आंकड़ा पार कर सकते हैं। बाकी नई दिल्ली 26.7 मिलियन की आबादी है इसकी, जो टोक्यो के बाद, टोक्यो जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला सिटी है विश्व में, उसके बाद आता है नई दिल्ली सिटी है। और अब देखिए अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, पवन चक्की है जो विंड मिल है वो किस ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो यांत्रिक पावर में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल पावर में। तो पवन चक्की है ये गतिज ऊर्जा से चलती है, तो गतिज ऊर्जा को ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है, या फिर जो पवन टर्बाइन है वो हवा में गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में बदलती है। फिर देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि वाटर है जो जल है वो किस प्रकार का रिसोर्स है, तो ये आपके हो जाएगा साइक्लिक रिसोर्स है, चक्रीय है। इसका मतलब क्या है, वो जो समुद्र से है जल भाप बन के वाष्पीकरण होकर बादल बनते हैं, फिर वापस वहीं जल आ जाता है समुद्र, मतलब ये साइकिल चलता रहता है, तो ये चक्रीय प्रक्रिया स्रोत हो जाएगा। फिर देखिएगा एक इजी सवाल और पूछा गया कि हवाई अड्डे के संचालन और वैमानिकी संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये संचालित होते हैं। जितने भी एयरपोर्ट हो गया या फिर जो एरोप्लेन विमानिकी है ये सारे। 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो राजीव गांधी भवन है जो सफदरगंज एयरपोर्ट नई दिल्ली में है। इनके वर्तमान में चेयरमैन है अनुज अग्रवाल। अंतिम सवाल देखिएगा, स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था पुराने समय में, प्राचीन समय जो स्तूप बने थे वो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए, किस हेतु, पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने हेतु स्तूप का निर्माण हुआ था। जैसे कि सांची का स्तूप हो गया, निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था 3वीं सेंचुरी में। कहाँ पर है, तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में ये शामिल किया गया था, भोपाल के पास स्थित है। तो इस प्रकार सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सारे सवाल कवर हो गए हैं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहीं से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आज मैं मॉर्निंग में दोनों ही शिफ्टों की, जो कल वाले की आज वाले की, ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। बाकी जिन भी कैंडिडेट ने अभी टेक्स्ट बुक हैं वहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो ये जरूर ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को परख सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।